नई आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश राज्य विशेष। तो ये उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी, और जो सामान्य इतिहास है, इतिहास की जो मोटा मोटी जानकारियां हैं वो भी आपको बेहतर ढंग से हम आपको बता रहे हैं। केवल वही जानकारियां हम आपको दे रहे हैं जो जानकारियां एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, हाँ, जो जानकारियाँ ऐसी हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक, तो ये एग्ज़ाम जो भी आगामी होंगे उन सभी एग्ज़ामों में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप इस तरीके से इन चीज़ों को करते रहेंगे तब। ठीक है, तो देखिए बेटा, आपसे कहना वीडियो को पूरा भी देखें, क्लास पूरी अटेंड करें, उसके नोट्स बनाएं आप। ठीक है, और लोगों को शेयर भी करें। ठीक है, बीच में अगर एक दो दिन क्लास किसी वजह से नहीं भी आती है तो कोई समस्या रही होगी, इस वजह से क्लास नहीं आ पाई, है ना। लगातार क्लास आएंगी, हम कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ लगातार जुड़े रहें। ठीक है, और जो बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत अच्छा वो समझ रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी खुशी होती है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास का किसी ना किसी को तो लाभ ज़रूर मिल लिया है, और हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे कि हाँ, आपको लाभ मिले, आपके साथ और लोगों को भी लाभ मिले। ठीक है, ताकि उनका भी सिलेक्शन हो और उनका जीवन भी जो है खुशहाल बीते। ठीक है, तो अपनी कहानी, हाँ, तो मैंने कहा कि आप थोड़ा सा वीडियो को, आपसे कहा जा रहा है कि इस वीडियो को शेयर कर दें और लोगों तक भी पहुंचा दें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ये सिर्फ आप कर सकते हैं, है ना। हम केवल वीडियो बना सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं, अपना अमूल्य समय हम भी देते हैं आपके लिए। तो आप भी थोड़ी सी जिम्मेदारियों को, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियों को आप भी उठाइए और लोगों तक ये बात पहुंचाइए। ठीक है, तो कल जो थी हमारी जो क्लास ऑफ हुई थी बेटा, वो पुष्यभूति वंश पर हुई थी। और कल मैंने कुछ बातें, मैं आप लिंक जोड़ देता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कन्नौज में जो मौखरी वंश था उसका आखिरी चिराग गिरय बर्मन, उसकी डेथ हुई, और थानेश्वर के राजा प्रभाकरण वर्धन की डेथ के बाद उनके बेटे राज्यवर्धन की डेथ हुई। और किस तरह से हर्षवर्धन ने समस्याओं का सामना करा और अपनी बहन का पता निकलवाया, अपने भाई की मौत का बदला लिया। लेकिन पहले उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, पहले उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, पहले उसने, हाँ, एक नीति बनाई जिसके तहत वो अपने आसपास के दुश्मनों से टक्कर ले सके। ऐसा नहीं कि वो आनन फानन में निकला और जाकर उन्होंने, हाँ, दूसरों पर हमला बोल दिया हो। पहले उसने अपनी शक्ति का डेवलपमेंट किया है, शक्ति को बढ़ाने का काम करा है। अब यही चीज़ें हमें जीवन में सिखाती हैं कि पहले हम अपनी कमियों को खोजें। ठीक है, उन कमियों पर अगर हम लोग काम करते हैं तो ये तय बात है, आने वाला समय अपना होगा, आने वाले समय में चीज़ें हमारे अनुकूल होंगी। ठीक है, तो उसी कहानी से हम अपनी बात को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पुष्यभूति वंश के उस नायाब सितारे की कहानी देख रहे हैं, है ना, उनके बारे में पढ़ रहे हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन। तो आज हमारी बात रहेगी बेटा हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन 606 में राजा बने और 647 तक वो राजा रहे। तो लगभग 40-41 वर्षों तक उस व्यक्ति ने काम करा है। कम उम्र में उसे बड़ी जिम्मेदारियां मिली और उसने उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया, चाहे वो उसके बहन के साम्राज्य की बात हो, उसके खुद के साम्राज्य की बात हो। तो देखिए, जो हर्षवर्धन था राजा, वो कहाँ का राजा था? थानेश्वर का। ठीक है, तो देखिए हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या मिलता है? तो हर्षवर्धन को और क्या कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहते हैं शिलादित्य। क्या कहते हैं? शिलादित्य। हर्षवर्धन ने किस चीज की उपाधि धारण करी थी? तो हर्षवर्धन की उपाधि का नाम था, है ना, हाँ, हर्षवर्धन की जो उपाधि थी उसका नाम था परम भट्टारक।
परम भट्टारक की उपाधि धारण करी थी। अच्छा, एक सवाल यहीं से निकलता है कि जो हर्षवर्धन था उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी क्या थी? तो पहले उसकी राजधानी थी थानेश्वर। कौन सी राजधानी थी? थानेश्वर। और फिर उसके बाद में उसने राजधानी बनाई बेटा कन्नौज। तो एक बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो कन्नौज में। एक सवाल अलग तरीके से पूछा गया है। सवाल यह है कि हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी जो थी वो थानेश्वर थी, अंबाला हरियाणा में, और दूसरी राजधानी थी उसकी कन्नौज। एक्चुअल में हुआ क्या था मैं आपको बताऊं थोड़ी सी बात, कि जब उसने अपनी शक्ति का पहले विस्तार करा, थानेश्वर की सीमाओं को बढ़ाया, अपना सैन्य विस्तार करा, और उसके बाद उसने अपनी बहन का पता निकलवाया जो मध्य प्रदेश के जंगलों में भटक रही थी। उसके पता निकलवाने के बाद उसने अपनी बहन जिसके पति की हत्या की गई थी उन सबसे उसने बदला लिया। शशांक को उसने मारा, ठीक है, शशांक की हत्या की, और साम्राज्य का विस्तार करने के बाद उसने कन्नौज को ही अपनी राजधानी बनाया। एक्चुअल में कहा जाता है कि जब वो कन्नौज की गद्दी पर बैठता है तो वो अपनी बहन को साथ लेकर बैठता है। वही कहता है कि मेरा अकेले का शासन नहीं है ये, ठीक है, कन्नौज मेरी रियासत नहीं है, कन्नौज तो मेरे बहनों या मेरी बहन की रियासत है, इसलिए जितना हक मेरा है उतना मेरी बहन का है। तो चीनी साहित्यों में लिखा गया है कि हर्षवर्धन जो था जब कन्नौज की गद्दी पर बैठा, कन्नौज को जब उसने राजधानी बनाया तो बराबर में अपनी बहन को भी बैठाया, ठीक है। तो कहा जाता है कि दोनों साथ साथ गद्दी पे बैठते थे, एक गद्दी पे बहन बैठती थी और एक गद्दी पे खुद हर्षवर्धन बैठता था, ठीक है। तो ये इसने है, ठीक है, ये जिम्मेदारियां हैं जो उसने बाखूबी निभाई हैं। तो कन्नौज उसकी दूसरी राजधानी होती है, वो राजधानी को थानेश्वर से कहाँ लाता है? कन्नौज लाता है। अब एक सवाल बड़ा शानदार बनता है कि जो हर्षवर्धन था वो कला का भी धनी था, शिक्षा का भी धनी था। उसने अपने जीवन में 3 नाटक संस्कृत में लिखे थे। 3 नाटक उसने लिखे थे संस्कृत में। तो हर्षवर्धन के नाटक, देखिए हर्षवर्धन के नाटक जो हैं वो 3 हैं। एक का नाम है नागानंद, एक का नाम है बेटा नागानंद, एक का नाम है प्रियदर्शिका, और बेटा एक नाटक का नाम है रत्नावली। और ये तीनों नाटक उसने लिखे हैं किस भाषा में? संस्कृत में। तो नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली जैसे नाटक भी उसने लिखे हैं संस्कृत में। देखो गीतावली, दोहावली, कवितावली, ये जितने भी नाम आते हैं ये सब नाम तुलसी के हैं, लेकिन रत्नावली जो कि नाम है वो रत्नावली नाम जो है हर्षवर्धन का। याद रखना, बहुत शानदार सवाल है ये। अब और बात कर लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में। देखिए जो हर्षवर्धन है उसका दरबारी कवि है। हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि है उस दरबारी कवि का नाम है बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि का नाम क्या है? बाणभट्ट। और ये जो बाणभट्ट है ये 2 किताबों की रचना करता है, और इन्हीं किताबों के माध्यम से हमें हर्षवर्धन के शासन के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। तो बाणभट्ट की एक किताब है जिसमें वो हर्षवर्धन के बारे में लिखता है। किताब का नाम है बेटा, किताब का नाम है हर्षचरित्र। कई बार एग्जामों में सवाल पूछा गया है कि हर्षचरित्र का लेखक कौन है। हर्षचरित्र का लेखक बाणभट्ट, और हर्षवर्धन के शासन के बारे में इसी किताब में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। बाणभट्ट जो है एक दूसरी किताब भी लिखता है, कादंबरी। कौन सी? कादंबरी। तो कादंबरी और हर्षचरित्र जैसी किताबों को लिखा है बाणभट्ट ने। और बाणभट्ट कौन है? हर्षवर्धन का दरबारी कवि। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक देख लें एक बार
किसको शिलादित्य कहा जाता है? हर्षवर्धन को। परम भट्टारक किसकी उपाधि थी? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन थानेश्वर से राजधानी कहाँ लेकर जाता है? कन्नौज। हर्षवर्धन के नाटक कौन कौन से हैं? तो नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। अगला सवाल, हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या बेटा? तो बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कौन कौन सी पुस्तकों की, ग्रंथों की रचना की है? तो एक हर्षचरित्र और एक कादम्बरी। और इन्हीं किताबों में हर्षवर्धन के शासन की बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, चलिए अब देखो, आपने सुना भी होगा कि हर्षवर्धन के ज़माने में एक चीनी यात्री जो था भारत आया था। जो हर्षवर्धन के ज़माने में चीनी यात्री भारत आता है उसका नाम है बेटा हुएनसांग। तो एक सवाल पूछा जाता है कि हुएनसांग कौन है? तो हुएनसांग एक चीनी यात्री है जो किसके समय में भारत आता है? तो हर्षवर्धन के समय में भारत आता है। क्या करने वो भारत आता है? तो बेटा वो भारत आता है नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो भारत आता है। ठीक है, देखिए कहा जाता वो तांग वंशी शासक है ताइसुंग, हाँ उसके समय में वो भारत आता है। अब देखो एक सवाल यहीं से बनेगा, वो सवाल बनेगा बेटा हुएनसांग का। हुएनसांग, तो सवाल ये पूछा जाएगा आपसे कि हुएनसांग कौन था? तो बेटा हुएनसांग जो है वो एक चीनी यात्री था। चीनी यात्री था। किसके दरबार में वो भारत आया था? तो जिस राजा के दरबार में वो भारत आया था, शासन में भारत आया था, उस राजा का नाम था हर्षवर्धन। वो कब से कब तक भारत में रहा? कौन? हुएनसांग। तो कितने समय तक रहा? वो 630 ईस्वी में भारत आया था और वो 640 ईस्वी में भारत से गया है। कौन? हुएनसांग। अच्छे सवाल है, याद रख लेना। हुएनसांग को क्या क्या उपनाम दिए गए हैं, हुएनसांग को क्या क्या कहा गया है, ये पेपर में बहुत बार आया है। तो बेटा हुएनसांग को कहा जाता है नीति का पंडित, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि, वर्तमान शाक्य मुनि। हुएनसांग को नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वो करने क्या आया था भारत में? तो भारत क्यों आया था वो? भारत में आने का कारण, भारत वो क्यों आया था? तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करना चाहता था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करना, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करना, मतलब वो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा हासिल करना चाहता था, इसलिए वो भारत आया था। अच्छा एक सवाल बनता है, देखिए जब वो भारत आया था तो उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की नालंदा विश्वविद्यालय में, तो सवाल ये निकलता है कि जब वो भारत आया था तो उस समय क्या उसे वो चीन का राजदूत था? ये सवाल पीसीएस में एक बार पूछा गया है कि बताइए वो चीन के किस राजा का राजदूत था? तो मैं आपको बता दूं कि वो चीन के किसी भी राजा का राजदूत नहीं था। उसे चीन के किसी भी राजा ने राजदूत बनाकर नहीं भेजा था। हाँ, बल्कि वो तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में
बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। किसके लिए? बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। कौन बेटा? हुएनसांग। हाँ, एक बात सवाल पूछा है कि जिस समय वो भारत आया था, जिस समय हुएनसांग भारत आया था, तो बेटा उस समय चीन में, जो चीन है, तो चीन में किस वंश का शासन था? चीन में किस वंश का शासन था? तो चीन में एक वंश था तांग वंश, और उसके राजा का नाम था ताइसुंग। तो चीन में जो वंश था जिसके समय में वो आया था, चीन में शासन करने वाले वंश का नाम था तांग वंश, और चीन के राजा का नाम था, शासक का नाम था ताइसुंग। चीन का राजा कौन था? ताइसुंग। क्या राजा ताइसुंग ने हुएनसांग को हर्षवर्धन के दरबार में भेजा? नहीं, बल्कि वो खुद नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के बहाने, हाँ, 629 ईस्वी में चीन की सीमाओं उसको पार करा उसने, और तमाम अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए वो भारत आया था। ठीक है, उसके जाने का अरेंजमेंट जरूर जो है हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। समुद्री मार्ग से वो चाइना में दोबारा से पहुंचा था। चलिए, अब देखो, जो हर्षवर्धन है उसके समय की जानकारी, एक तो हुएनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है, ये जो हुएनसांग है जब भारत से वापस लौट के जाता है तो वो एक किताब लिखता है जाकर चीनी भाषा में, वो अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है। यात्रा वृत्तांत किसको कहते हैं बेटा? जो आपने यात्रा के दौरान देखा उसे लिखा। तो वो एक यात्रा वृत्तांत लिखता है जिसका नाम है सीयू की। सीयू की, तो सीयू की एक किताब है चीनी भाषा में, और वो हुएनसांग का यात्रा वृत्तांत है। और हुएनसांग ने जो भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में देखा था, उसी बात को इस किताब में लिखा गया है। तो हर्षवर्धन की दूसरी जानकारी का स्रोत जो है वो सीयू की है। पहली जानकारी का स्रोत जो है वो बाणभट्ट की द्वारा लिखी गई किताब जिसका नाम हर्षचरित्र, उससे जानकारी हमें मिलती है। यात्रा वृत्तांत में सीयू की में वो क्या लिखता है? वो कहता है कि मैंने बहुत सारे देश देखे लेकिन भारत जैसा देश नहीं देखा। भारत एक महान देश है, और भारत की महानता का कारण है हर्षवर्धन जैसे राजाओं का होना। वो हर्षवर्धन को ग्रेट राजा बताता। ठीक है, हर्षवर्धन को महान राजा बताता। कौन? हुएनसांग। अब देखिए, उसने अपनी इस किताब में भारत के कुछ शहरों का उल्लेख करा है। हर्षवर्धन के अनुसार जो शहर हैं, हुएनसांग के अनुसार, हुएनसांग के अनुसार वो ये कहता है, हुएनसांग अपनी किताब सीयू की में कहता है कि देखिए, जो मथुरा है, जो मथुरा है वो सूती वस्त्रों का केंद्र है। वो कहता है कि मथुरा में सूती कपड़े का काम बहुत होता है। वो कहता है कि मैं मथुरा गया, मैंने मथुरा में देखा, वहाँ सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा व्यापार होता है। तो सूती वस्त्रों का केंद्र हर्षवर्धन के ज़माने में कौन सा था? मथुरा। वो कहता है कि बनारस जो है वो रेशमी वस्त्रों का भंडार था, केंद्र था। तो जो बनारस है वो बनारस के बारे में लिखता है रेशमी वस्त्र। वो कहता है कि रेशमी वस्त्रों के लिए बनारस फेमस था। वो कहता है कि मैंने थानेश्वर को देखा है। थानेश्वर को वो कहता है वो व्यापारिक केंद्र है, वो व्यापार का केंद्र है थानेश्वर। थानेश्वर के बारे में बाणभट्ट अपनी किताब में लिखता है। बाणभट्ट ये कहता थानेश्वर के बारे में कि थानेश्वर जो है वह अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि है और व्यापारियों के लिए लाल भूमि। तो व्यापारियों के लिए लाल भूमि शब्द का इस्तेमाल जो करता है बाणभट्ट, वो थानेश्वर के लिए करता है। वो कहता है कि जो मथुरा है सूती वस्त्रों के लिए, बनारस रेशमी कपड़ों के लिए, और थानेश्वर व्यापार के लिए। वो कहता है कि जो राजधानी कन्नौज है वो भी एक व्यापारिक केंद्र है, व्यापार का केंद्र है कन्नौज भी। लेकिन कन्नौज के अन्य नाम मिलते हैं। ये सवाल कई बार
एग्जाम में पूछा गया है। कन्नौज का एक नाम तो मिलता है कान्याकुब्ज। किसको कान्याकुब्ज कहा गया भैया? तो कन्नौज को। कन्नौज का दूसरा नाम मिलता है महोदया। किसे महोदया कहा गया? कन्नौज को। कन्नौज का तीसरा नाम मिलता है महोदया श्री। तो किस नगर के पीछे श्री लगा हुआ था? कन्नौज के। कन्नौज के नाम के साथ में महोदया श्री लगा हुआ था, है ना। किसको देखो ग्रास ऑफ ईस्ट कहा गया है? पूरब की घास। ये पुलिस में सवाल था, उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था। ग्रास ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? ग्रास ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? पूरब की घास किसे कहा जाता है? तो कन्नौज को कहते हैं। और वैसे भी आज जानते हैं, आज कन्नौज को हम क्या कहते हैं? आज बेटा हम कन्नौज को कहते हैं भारत की इत्र नगरी। इत्र नगरी, है ना, खुशबुओं का शहर। खुशबू का शहर, खुशबुओं का शहर। खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं बेटा? कन्नौज को। तो कन्नौज को इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर कहते हैं। ग्रास ऑफ ईस्ट कहा जाता है कन्नौज को। महोदया श्री कहते हैं, महोदया कहते हैं। कान्याकुब्ज कहा जाता है। ये नाम पुलिस में पूछा गया है, ये नाम एक एग्जाम में आया हुआ है, ये भी नाम पूछा गया है एग्जाम में। तो कई सारे नाम हैं जो पूछे गए हैं। इन सब के उल्लेख के बारे में ह्वेनसांग कहता है कि हर्षवर्धन का शासन महान शासन था। ठीक है, चलिए। तो हर्षवर्धन की एक जानकारी बाणभट्ट की हर्षचरित्र से मिली। हर्षवर्धन के शासनकाल की बेटा दूसरी जानकारी हमें मिली कहाँ से? ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सीयू की। हर्षवर्धन की एक और जानकारी मिलती है ऐहोल अभिलेख। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है, ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। अब देखो ये ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की है? ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा है? तो ऐहोल अभिलेख की रचना की है रवि कीर्ति ने। ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की है? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति अपने ऐहोल अभिलेख में लिखते हैं कि देखिए, जो चालुक्य वंश के राजा हैं पुलकेशियन द्वितीय, उनके बीच में और हर्षवर्धन के बीच में, हाँ, नर्मदा नदी के किनारे पर एक युद्ध होता है और उस युद्ध में हर्षवर्धन की हार होती है। और ये घटना है 618 में। किसमें? 618 ईस्वी की। तो पीसीएस में सवाल पूछा गया था, याद रखना, बहुत शानदार सवाल बनेगा। ऐहोल अभिलेख में किसका उल्लेख है? तो ऐहोल अभिलेख में उल्लेख मिलता है हर्षवर्धन व पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय के बीच युद्ध का, के बीच युद्ध हुआ है, इस बात का उल्लेख मिलता है। ये जो पुलकेशियन द्वितीय है ये किस वंश का है? तो इसका नाम है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश। क्या है वंश का नाम? चालुक्य वंश। इसके वंश का नाम चालुक्य है। अच्छा, इसकी राजधानी क्या है? कैपिटल। कैपिटल क्या है? तो बादामी या बातापी। बादामी या बातापी का रहने वाला चालुक्य वंश का राजा पुलकेशियन द्वितीय, ये हर्षवर्धन को इस युद्ध में हरा देता है। तो इसकी क्या होती है? पुलकेशियन द्वितीय की बेटा जीत होती है और हर्षवर्धन इस युद्ध को हार जाता है। ये जो इन दोनों के बीच में युद्ध है, ये युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे पर यह युद्ध हुआ है। और बेटा ये युद्ध किस समय पर हुआ है? उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में टाइम पूछा है। तो वो युद्ध हुआ है बेटा 618 ईस्वी में। 618 ईस्वी में 618 ईस्वी में पुलकेशियन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में नर्मदा नदी के किनारे पर युद्ध होता है। और उस युद्ध में चालुक्य वंश का राजा बातापी नरेश पुलकेशियन द्वितीय
हर्षवर्धन को हरा देता है। और इस बात को लिखा गया है पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि जिसका नाम रवि कीर्ति है ऐहोल अभिलेख में। तो ऐहोल अभिलेख के सवाल जो हैं वो एग्जाम में आते हैं। तो हर्षवर्धन के बारे में पहली जानकारी मिली हमें बाणभट्ट से जिन्होंने हर्ष चरित्र को लिखा। दूसरी जानकारी मिली हमें सियूकी से जिसमें सियूकी में जो हुएनसांग जानकारी देता है चीनी भाषा में। और तीसरी जानकारी मिली हमें हर्षवर्धन के बारे में ऐहोल अभिलेख से। तो हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी के 3 स्रोत हैं, हर्ष चरित्र है, सियूकी है, ऐहोल अभिलेख है। ठीक है, ये तीनों जानकारी हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे सवाल है और एग्जामों में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में और ख़ास बातें जो सवाल बनते हैं। देखिए जो हर्षवर्धन है वो महामोक्ष परिषद का गठन करता है। महामोक्ष परिषद की स्थापना किसने की है? तो स्थापना करी है हर्षवर्धन ने। और ये महामोक्ष परिषद की स्थापना किस स्थान पर की गई है बेटा? तो स्थान का नाम है प्रयागराज। प्रयाग में उसने महामोक्ष परिषद की स्थापना करी है। हर 5वें वर्ष जो है महामोक्ष परिषद का उसने गठन किया है। और ये कहा जाता है कि महामोक्ष परिषद के 6ठे समारोह में वो खुद भी आया था जिसमें 18 देशों के 18 राजाओं ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो बस याद रखें महामोक्ष परिषद की स्थापना हर्षवर्धन ने की। कहाँ की? प्रयाग में। इसमें क्या हुआ था? इसके 6ठे समारोह में हर्षवर्धन ने भाग लिया जिसमें 18 राज्यों के राजा भी आए थे। तुम्हें क्या याद रखना? तुम्हें यह याद रखना है कि महामोक्ष परिषद का गठन हर्षवर्धन ने करा है। कहाँ? प्रयाग में। तो प्रयाग में महामोक्ष परिषद का गठन हुआ है। और विशाल सभा का आयोजन भी किसने किया है? तो देखो एक आती है विशाल सभा, इसे कहीं कहीं विशाल धर्म सभा भी कहते हैं। तो विशाल सभा का आयोजन किसने किया है? तो विशाल सभा का आयोजन करा है हर्षवर्धन ने। और बेटा ये विशाल सभा का आयोजन जो हुआ है वो किस स्थान पर हुआ है? तो स्थान है कन्नौज। तो महामोक्ष परिषद कहाँ है? प्रयाग में। और विशाल सभा कहाँ है बेटा? कन्नौज में। और इस विशाल सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था बेटा हुएनसांग को विशाल सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। और कहा जाता है इसमें भी तमाम देशों के राजाओं ने अपने संगी साथियों के साथ शिरकत की थी। तमाम राजाओं ने अपने संगी साथियों के साथ में शिरकत की थी। कहाँ पर? कन्नौज में विशाल सभा में। तो ये याद जरूर रखें विशाल सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कन्नौज में हुआ था। और महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। तो विशाल सभा का अध्यक्ष जरूर याद रखें कौन था बेटा? हुएनसांग। एक्चुअल में क्या है कि जो हर्षवर्धन था वो बौद्ध धर्म को प्रमोट करता था, बौद्ध धर्म को मानता था हर्षवर्धन। और बौद्ध धर्म की महायान शाखा को वो श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को वो श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता था। इस वजह से उसने कन्नौज में विशाल सभा का या विशाल धर्म सभा का आयोजन किया। जबकि महामोक्ष परिषद का गठन उसने कहाँ किया है? प्रयागराज में। ठीक है, चलिए 2 बातें और देखते हैं। उसका राजस्व कैसा था? तो आय के स्रोत क्या थे? आय के स्रोत, ठीक है। तो एक उसके ज़माने में कर लगा था, इसे भाग कहते थे। भाग या
भूमि कर। भाग या भूमि कर जो था वो फसल के रूप में लिया जाता था, मतलब पदार्थ के रूप में लिया जाता था। तो पदार्थ के रूप में जो कर लिया जाता था, पदार्थ के रूप में जो कर लिया जाता था उसे भूमि कर या भाग कहते थे। दूसरा जो हिरण्य था, हिरण्य कर जो था वो किस रूप में लिया जाता था? नगद कर। नगद कर को हिरण्य कर कहते थे। और बेटा उसके ज़माने में तीसरा कर आता बलि। बलि का मतलब होता है उपहार के रूप में। उपहार के रूप में जो कर देते थे राजा को उसको बलि कहते थे। तो बलि क्या था? एक उपहार के रूप में कर था। और हिरण्य क्या था बेटा? नगद कर था। और भूमि कर क्या था? पदार्थ के रूप में लिया जाने वाला कर, भूमि कर या भाग कहलाता था। उसके शासन में अगर हम उसके मोटा मोटी देखें हम मोटे तौर पर उसके शासन में जो अधिकारी हैं वो कौन कौन से हैं? तो उसके जो अधिकारी हैं, अधिकारियों में एक नाम आता है महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत तो ये सर्वोच्च सेनापति है, सर्वोच्च सेनापति। ठीक है। दूसरा देखो मीमांसक है। मीमांसक कौन होता था? न्यायाधीश, जज होता था मीमांसक। और बेटा एक सवाल था अवंती। अवंती क्या था? युद्ध व शांति का पैगाम देने वाला मंत्री। ठीक है। तो एक था मीमांसक, एक था अवंती। अवंती कौन था बेटा? तो अवंती था युद्ध व शांति का मंत्री। युद्ध व शांति का मंत्री। और बाकी जो पैदल सेना होती थी उसे चाट भाट कहा जाता था। क्या कहते थे? चाट भाट कहते थे। तो हर्षवर्धन के बारे में जो है ना कुछ सवाल बहुत काम के हैं। जैसा हर्षवर्धन के ज़माने में हिरण्य क्या था? तो बेटा हिरण्य क्या था? हिरण्य था बेटा आपका बलि। हिरण्य क्या था? नगद कर। बलि क्या था? उपहार कर। और देखो विशाल सभा का आयोजन हर्षवर्धन ने कहाँ करा है? कन्नौज में। और उसका अध्यक्ष कौन था? हुएनसांग। ये सवाल पूछ लेगा महामोक्ष परिषद का गठन कहाँ करा? तो प्रयागराज में, है ना। ये सब सवाल हैं। देखिए ऐहोल अभिलेख में किस किस के युद्ध का वर्णन है? तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के। और कौन हारा था? हर्षवर्धन। पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। कहाँ युद्ध हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे पर। कब हुआ? ये पीसीएस ने पूछा है। तो 618 ईस्वी में। ठीक है। तो ये हर्षवर्धन के बारे में, चूंकि हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज है और कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, इसलिए हर्षवर्धन के बारे में जितना भी आप गहराई से पढ़ कर जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी मिलेगा और भारत के इतिहास में मिलेगा। ठीक है। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। और ये भी उम्मीद कर रहे होंगे कि आप नोट्स बना रहे होंगे, चीज़ों को याद भी कर रहे होंगे। और देखना इस बार जो पेपर आगे आ गए, अगर आप ऐसे पढ़ते चले जाओगे तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ईजी आपके लिए लगेगा। ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।